तो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री पे लेक्चर की बात कर रहे हैं। आज हम उन्हीं में से सेकंड बुक का अंतिम चैप्टर जो है 8, जो चैप्टर नंबर 8 है, इसी 8 नंबर चैप्टर की आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये उस समय की बात है जब हमारे समाज में मुगलों का समय चल रहा था, और मुगलों के समय में ही हम बात करने जा रहे हैं इस समय की, जो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करने जा रहे हैं। उस समय हमारे समाज में कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य का संबंध कैसा था। तो दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अबुल फजल की किताब आईने अकबरी के द्वारा, उसी के बारे में चर्चाएं करेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं पहला हम लोग कि इस किसान, जमींदार और राज्य के बारे में, जो कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, वहां पर कि वहां पे कृषि का क्या क्या योगदान था, कैसे कृषि होती थी, क्या होती थी, क्या नहीं होता था, वहां का समाज कैसा था, और इनके साथ मुगलों का संबंध कैसा हुआ करता था। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात करें, अगर हम बात करें तो ये पूरे के चैप्टर को हम लोग 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इस मुगल साम्राज्य के या इस मुगल काल में 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जानकारी के क्या क्या स्रोत थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इतिहास लेखन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, कि इस समय के जानकारी के क्या क्या स्रोत थे। तो हम देखेंगे कि उस समय के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक स्रोत आईने अकबरी था, और इस आईने अकबरी से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ उस समय के दस्तावेज मिले हुए हैं, और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के भी दस्तावेज थे, इनसे भी हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। फिर हम उस समय क्या क्या खेती होती थी उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन से खेती में किसों का महत्वपूर्ण स्थान था उसकी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जमींदार की स्थिति प्राप्त करेंगे। फिर वहां पे किसान कितने प्रकार के होते थे ये हम देखेंगे। उस समय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी ये देखेंगे, और वहां पर जमींदार की स्थिति क्या थी वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सब सारे चीजों से मिलकर के हम इस चैप्टर को आगे करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो आप निश्चित तौर पे इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन से हमारा भी मोटिवेशन बनता है। तो देखिए कह रहा है कि 16वीं शताब्दी से 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। मतलब ये बात उस समय की है जब मुगल हमारे यहाँ आए थे। कहते हैं ना कि मुगल 1526 में हमारे यहाँ आ गए थे, तो शताब्दी तो 100 साल आगे चलती है, तो 1526 का मतलब है कि 16वीं शताब्दी तो हो ही गया। तो भारत में इस मुगल, जो हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य है, इस मुगल साम्राज्य का नींव रखने वाले 1526 ईस्वी में बाबर ही तो था। बाबर ने ही तो सबसे पहले 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, पानीपत की पहली जो लड़ाई होती है, इसी पहली लड़ाई के बाद भारत में एक नींव रखता है, जहां पर दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है, और इब्राहिम लोदी को मार करके अर्थात दिल्ली सल्तनत का अंत करके भारत में एक नए सत्ता का नींव रखा जाता है, जिसको हम लोग मुगल साम्राज्य कहते हैं, जिसका संस्थापक बाबर होता है 1526 में। और उसी के समय से चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है कि 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के दौरान लगभग करीब 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। अर्थात पूरा शहर जो था वो पूरी तरह से किस पर निर्भर था? गांव पर ही निर्भर था। गांव में ही तो दस्तकार हुआ करते थे, गांव में ही तो कारीगर हुआ करते थे, गांव में ही तो विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग हुआ करते थे, और गांव के ही क्षेत्रों में खेती भी हुआ करती थी। और इन्हीं खेती से, इन्हीं दस्तकारों से, इन्हीं शिल्पकारों से, इन्हीं कारीगरों से काम करा करके शहर के लोग अपनी जीवन का यापन करते थे। यही लोग जा करके शहरों में काम करते थे और फिर वापस अपने गांव की तरफ चले भी आते थे। इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि 85% लोग कहाँ हुआ करते थे? गांव में, और मात्र 15% लोग जो थे वो लोग शहरों में निर्भर
थे या शहरों में रहा करते थे। और वही लोग थे जो इलिट क्लास के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, राजा महाराजा और उनके आसपास के लोग थे, वही ज्यादातर कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे, वरना अधिकांश संख्या तो गांव में ही रहती थी। कह रहा है कि और साथ ही साथ रहते थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था, इस समय कृषि ही था। आज ना हम चलते हैं मार्केट में, आज हम आधुनिक युग में जी रहे थे, हमारे पास जीवन यापन के कई सारे तरीके हैं। कोई सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है, तो कोई मान लीजिए उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, कोई कृषि के क्षेत्र में लगा हुआ है, अलग अलग हमारे यहाँ सेक्टर लगे हुए हैं। लेकिन पहले के जमाने में, उस समय में तो ज्यादातर दो ही तरह के सेक्टर थे, या तो एक कृषि था और दूसरा हमारा क्या था, उद्योग था। उद्योग थोड़ा बहुत ही हुआ करता था, ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे और कृषि ही हमारी प्राथमिक क्रिया की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। और हिंदुस्तान अपनी कृषि के लिए ही जाना भी जाता था। यहाँ पर उस समय गंगा जमुना का दुआब हुआ करता था, जो अपने आप में बहुत ही मतलब कहते हैं ना ऊर्जावान मिट्टी थी, जहां पर कृषि योग्य मिट्टी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा ही फर्टिलाइज भूमि थी, बहुत उपजाऊ मिट्टी थी, क्योंकि गंगा जमुना का दुआब था और इसी इलाके में लोग रहते थे। तो खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, जो अनाज होता था। तो अधिकांश लोग क्या थे, कृषि पर ही निर्भर थे। किसान और जमींदार, किसान खेतों में खेती करते थे, जमींदार उन पर नियंत्रित करते थे। कृषि उत्पादन में लगे थे, दोनों ही लगे थे, किसान भी लगे हुए थे और जमींदार भी, दोनों ही कृषि के उत्पादन में लगे हुए थे। कृषि, किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके जीवन, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बना दिया था। यानी कृषि के वजह से ही किसानों का डेवलपमेंट का, ये चाहे किसानों का जो भी स्थिति थी, अच्छी थी या बुरी थी, और जमींदार उनके बीच थे, दोनों के बीच में कभी कभी संघर्ष भी होता था और तनाव की स्थिति भी पैदा होती थी। अगर ये कहा जाए कि मुगल काल में इस समय कृषि ही सबसे प्रमुख व्यवसाय थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है और उसी पे हम लोग चर्चा करने जा भी रहे हैं। अब दोस्तों कह रहा है कि कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं, जो मुगल दरबार के निगरानी में लिखे गए थे। अब कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्रोत था और कोई जानकारी का यहाँ पर साधन था, तो वो सबसे बड़ा साधन और स्रोत क्या था, वो थे हमारे मुगल काल में लिखी गई आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी से इस समय में कृषि और समाज के बारे में बहुत बेहतर जानकारी हमको मिलता है। ठीक है। अब कह रहा है कि दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार के ही निगरानी में लिखे गए थे। कृषि समाज की मूल इकाई गांव थी, यानी हमारे यहाँ कृषि जो होता था, और इस कृषि के दौरान समाज की मूल इकाई क्या थी, गांव थी। यानी प्राथमिक क्रिया, हमारी पहली जो अवस्था थी वो कहाँ से शुरू होती थी, गांव से ही होती थी। पहली इकाई जो थी वो गांव थी। गांव में आम आदमी रहते थे और वो काफी मेहनत करते थे और खेतों में काम करते थे, और उसी खेतों की उपज से शहरों की स्थिति बेहतर और खराब भी हुआ करती थी, कभी बनती थी तो कभी बिगड़ती थी, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे। इसी गांव में कहाँ रहते थे, किसान रहते थे। जैसे वो मिट्टी को भरना हो, या बीज को बोना हो, या फसल की कटाई करनी हो, या 16वीं और 17वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास के प्रमुख स्रोत क्रॉनिकल और दस्तावेज ही हुआ करते थे। यानी इस समय इनके बारे में, किसान तो काम करते थे, मिट्टी में भरना हो, बीज को बोना हो, या फसल की कटाई करना हो, ये मुख्य काम कितना था, इसी का था। और इस समय 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में इस समय के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था, आइन अकबरी था। आइन ए अकबरी, यही वो किताब था जो अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई किताब थी। अभी मैं इसको आगे बताता हूं कि आइन अकबरी को कैसे कैसे हम समझते हैं और कहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण। अब कह रहा है कि मुगल साम्राज्य, यानी मुगल साम्राज्य के जानकारी के क्या स्रोत रहे, तो मुगल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि ही था। अब देखिए बात आ गई ना, मतलब कुल मिला करके ये कहा जाए तो मुगल काल में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, कृषि ही था। क्योंकि लोग ज्यादातर किस पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे, और उसी कृषि से जो उपज होती थी उसी का टैक्स सरकार लेती थी, यानी मुगल लेते थे, और उसी टैक्स से अपना वो जीवन चलाते थे या शहरों की स्थिति बेहतर होती थी।
इसलिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण थी और कृषि से टैक्स लेने के लिए राजा विभिन्न प्रकार के तरीके भी अपनाता था। कृषि था, यही कारण है कि राजस्व अधिगम करता, कलेक्टर और रिकॉर्डर रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को ही नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि इसी ग्रामीण समाज से उनको सबसे ज्यादा क्या होने वाला था, लाभ होने वाला था। ग्रामीण समाज पर ज्यादा से ज्यादा वो नियंत्रण करने का प्रयास करते थे और ज्यादा से ज्यादा उनके विभिन्न माध्यम से कई प्रकार के उनसे टैक्स लिया करते थे, ताकि उसी के टैक्स से शहरों की जिंदगी बेहतर चलती थी। अब आता है आईने अकबरी। अगर उन स्रोतों में देखा जाए तो सबसे पहला स्रोत आईने अकबरी था। अब देखिए, कहते हैं कि आईने अकबरी क्या है। सबसे पहले हमारी एक बात समझिएगा यहाँ पर। देखिए, अकबर के समय में लिखी गई एक किताब थी जिसका नाम था अकबरनामा। अकबर के समय में लिखी गई एक किताब थी जिसका नाम था अकबरनामा। ये एक किताब है जिसका नाम है अकबरनामा। इसी अकबरनामा को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल, क्या नाम था भाई, अबुल फजल। अबुल फजल ने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। और ये अकबरनामा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में, 3 भाग में, यानी 3 पार्ट का, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहले एक तो अकबर के जन्म से पहले की कहानी, एक अकबर के समय की कहानी और एक अकबर के ही समय में लास्ट की कहानी थी। यानी पार्ट 1 कह सकते हैं, पार्ट 2 कह सकते हैं और पार्ट 3 कह सकते हैं। बड़े आराम से समझिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ये जान लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा पार्ट था। तो अकबरनामा जो अरबी भाषा, फारसी भाषा में लिखी गई किताब थी, इसके लेखक अबुल फजल थे। और ये अबुल फजल ने अकबर को, अकबरनामा को 3 भाग में लिखा था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसी में से नंबर 1 को छोड़ दीजिए, नंबर 2 को छोड़ दीजिए, नंबर 3 जो था, तीसरा पार्ट, उसी तीसरे पार्ट को हम आइन ए अकबरी कहते हैं। यानी अकबरनामा के तीसरा पार्ट जो था वो आईने अकबरी था। और उसी आईने अकबरी में टोटल 5 दफ्तर हुआ करते थे। कितने होते थे, 5 दफ्तर थे, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से शुरू के 3 दफ्तरों से अन्य जानकारी और लास्ट के 2 चीजों से अन्य जानकारी मिलती थी। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि आईने अकबरी क्या था। आईने अकबरी अकबरनामा किताब था, अकबरनामा किताब का तीसरा पार्ट था। और वही आईने अकबरी, आगे आईने अकबरी में 5 दफ्तर यानी 5 पार्ट उसके भी थे। इन सब के लिखने वाले व्यक्ति का नाम था अबुल फजल। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं आईने अकबरी जो जानकारी का पहला स्रोत था। स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईने अकबरी, जिस आईने अकबरी की रचना किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। कह रहा है कि जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, याद रखिएगा, अबुल फजल ने अकबर के दरबार में इसे लिखा था। आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर रखता हो। मतलब कहने का कि अकबर ने अबुल फजल से ऐसे किताब लिखवाने या ऐसे किताब लिखने की सिफारिश की थी जिससे ये पता चले कि एक बेहतर सत्ताधारी यानी एक राजा है और उस राजा का संबंध आम जनता के साथ बेहतर से बेहतर जुड़ा हुआ है। यानी राजा और प्रजा के संबंधों को बड़ी ही बेहतर तरीके से उजागर करना था, लिखना था। हकीकत भले ही कुछ और हो, लेकिन किताबों में आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो उसे ये लगे कि अकबर और प्रजा के बीच में एक रिश्ते बहुत ही बेहतर था। इसी आधार पर आईने अकबरी को लिखने के लिए, अकबरनामा को भी लिखने के लिए अबुल फजल को अकबर ने प्रेरित किया था। बात समझ में आ गई होगी। तो वही कह रहा है कि मेल जोल बढ़ाकर रखता हो। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारे का नजरिया था। यानी जो भी किसानों के बारे में पता चलता है वो वास्तव में बहुत कुछ हकीकत साध ही रहा होगा। ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि किसानों के बारे में जो लिखा गया है वो बहुत हद तक सब कुछ सही बात लिखी गई होगी आईने अकबरी में, लेकिन फिर भी एक बेहतर बनाने का संबंध
जरूर प्रयास किया गया है इस आईने अकबरी में। आईने अकबरी 5 पुस्तक दफ्तरों से बना है। मैंने अभी बताया कि अकबरनामा एक किताब है, उस किताब के 3 पार्ट है, ठीक है। उसमें से तीसरा पार्ट आईने अकबरी है और आईने अकबरी के 5 पार्ट हैं जिसे हम दफ्तर के नाम से जानते हैं, जिसे हम 5 पुस्तक भी कहते हैं। जिनमें से पहली 3 पुस्तकों में अकबर के शासन के प्रशासन का वर्णन है और चौथी और 5वीं पुस्तक दफ्तर लोगों की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से बना हुआ है। किसमें परंपराओं का संबंध है और इनमें अकबर के शुभ कथन का भी उल्लेख किया गया या संग्रह किया गया है। बात समझ में आ गई? यानी शुरू के 3 में सामाजिक सांस्कृतिक चीजों का वर्णन है और बाद के 2 में अन्य चीजों का वर्णन है। अर्थात नोट करके इसमें बताया जा रहा है कि अपनी सीमाओं के बावजूद, अब कह रहा है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ कमियां हैं। सीमा मतलब कमी होती है। आईने अकबरी में बहुत कुछ कमियां हो सकती है या कमियां है भी, इसके बावजूद भी अपने समय का बेहतर इतिहास की जानकारी देने वाला आईने अकबरी ही है, क्योंकि उस समय आईने अकबरी का कोई दूसरा विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं था या उस समय का कोई दूसरा ऐसा किताब नहीं है जो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के समय में मुगलों के सामाजिक और कृषि संबंधों के बारे में बता पाए। इसलिए बहुत कुछ बेहतर नहीं होने के बावजूद भी हम आईने अकबरी पर ही टोटली क्या है, निर्भर है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप इस बात को समझिएगा। अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण दस्तावेज बना हुआ है। सीमाओं के बावजूद भी, यानी कुछ कमियां हैं, इसके बावजूद भी ये बेहतर किताब बना हुआ है। अच्छा, तो पहला स्रोत क्या हो गया? आईने अकबरी। दूसरा इस जानकारी का स्रोत क्या है यहाँ का? दूसरा है तो अन्य स्रोतों में 17वीं से लेकर के 18वीं सदियों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल है जो सरकार की आमदनी का ब्यौरा या विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत के उस समय के कृषि संबंधी उपयोगी खाका पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब दोस्तों, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी का स्रोत बताइए या उस समय के कृषि और समाज के रिश्ते के बताने वाले स्रोतों की चर्चा कीजिए, तो आप कहिएगा कि सबसे पहला आईने अकबरी है, दूसरा उस समय गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साहूकारों के दस्तावेज हैं और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कुछ दस्तावेज हैं जो पूर्वी बंगाल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इन्हीं तीनों के साक्ष्यों के आधार पर हम 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहास का खाका लिखने में सफल हो पाते हैं। अब हमें देखना है कि उस आईने अकबरी ने किस किस के बारे में चर्चा किया। क्या समाज के बारे में चर्चा किया है, महिलाओं के बारे में बताया है, कृषि के बारे में बताया है, उपज के बारे में बताया है, जमींदारों की चर्चा किया है, वहां के किसानों की चर्चा किया है। इन सब के बारे में बताने वाला जो एक किताब है उसका नाम आईने अकबरी है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस काल में किसान और उनकी जमीन और फिर से कृषि का क्या रिश्ता था। कह रहा है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसानों को उस समय क्या बोला जाता था? रैयत कहा जाता था या उन्हीं को मोजारियन भी कहते थे। रैयत के साथ साथ मोजारियन शब्द का भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असमी शब्द का भी उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं सदी के स्रोतों में 2 किस्म के किसान वहां पर हुआ करते थे। कितने होते थे भाई? तो 2 तरह के किसानों का चर्चा मिलता है, जिनमें से पहला एक किसान होते थे जिसको हम लोग खुद काश्त कहते थे और दूसरा एक होते थे जिसे हम पाई काश्त कहते थे। पहला एक खुद काश्त, दूसरा पाई काश्त। अब देखिए इसका पहले अंतर समझिए, फिर दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है। यानी एक ऐसा किसान कह रहा है ना कि खुद काश्त किसान किसे कहते थे? पहले किस्म के किसान हुए थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन होती थी। अर्थात खुद काश्त का मतलब ये हुआ जो अपने ही खेती पर
खुद खेती करवाते थे या खुद ही खेती करते थे अपने गांव में, उन्हें हम खुद काश्त कहते थे। ये बड़े बड़े जमींदार, ये किसान हुआ करते थे, यानी अपने गांव में अपने खुद के जमीन पर या तो खुद खेती करते थे या किसी छोटे किसानों से खेती करवाते थे, उन्हें हम खुद काश्त कहते थे, यानी खुद की जमीन पर काम करने वाले। और पाई काश्त वो होते थे जो बड़े किसान तो होते ही थे, वो दूसरे गांव में जमीन ले करके और उस पर खेती करा करके वहां से कुछ नगद पैसा लेकर के अपने गांव में चले आते थे। ऐसे किसान को हम पाई काश्त भी कहते थे। यानी ये किसान भी अमीर होते थे, अपने यहाँ खेती करते थे। अपने यहाँ जमीन उन्हें सस्ते पे नहीं मिलता था, इसीलिए पट्टे पे दूसरे गांव में सस्ते पर जमीन लेकर के उसमें खेती करा करके और फिर वहां से नगद पैसा लेकर के अपने में आ जाते थे, उन्हें हम पाई काश्त कहते थे। और जो अपने खेतों पर खुद खेती करते थे या करवाते थे, उन्हें खुद काश्त कहते थे। ये दो तरह के किसान हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मुगल काल में मिलते हैं। तो अब देखिए, पहले किस्म के किसान हुए थे जो उन्हीं गांव में रहते भी थे और उनमें उनकी जमीन भी हुआ करती थी। पाई काश्त वो होते थे जो दूसरे किस्म के किसान हुए थे, जो खेतीहर थे, जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाई काश्त बनते थे, यानी मर्जी से ही जा करके दूसरे गांव में जमीन ठेके पर ले लेते थे, सस्ता मिलता था तो, और फिर वहां पर खेती करवाते थे। किसानों को पैसा देने के बाद कुछ बच जाता था, फिर लेकर के चले आते थे अपने यहाँ। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये पट्टे पर लेकर के खेती करने वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो दो तरह के किसानों का चर्चा हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। शायद इसकी चर्चा आईने अकबरी भी करता है। अब कह रहा है कि अगर करों की शर्त किसी दूसरे गांव में बेहतर मिलती थी तो मजदूरी भी अकाल भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानियों से उत्तर भारत कि एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था। अब कह रहा है कि किसान इतना तो थे ही, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ही किसानों के पास तो पैसा होता था। जो बड़े किसान होते थे, बाकी जो बहुत कमजोर किसान होते थे, बहुत भी मेहनत करने के बाद उनके पास बहुत ज्यादा कुछ कंडीशन नहीं रहता था। उनके पास एक जोड़ा बैल, एक हल के अलावा और कुछ नहीं होता था, बशर्ते कि मेहनत तो बहुत ज्यादा करते थे और काम भी करते थे, लेकिन उनसे टैक्स ज्यादा लेकर के उनकी स्थिति बहुत दयनीय बना दिया जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत यानी निजी संपदा के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह से खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की कृषि उत्पादन में थे। ऐसे विविध और लचीले तरीके का एक बड़ा नतीजा निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार या उनकी गुणवत्ता गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाले भूखमरी और महामारी के बावजूद भी इस समय 5 करोड़ की आबादी बढ़ गई थी। पिछले 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% की बढ़ोतरी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा समाज में जनसंख्या की प्रतिशत लगातार बढ़ी रही थी, असर उस पर कम ही पड़ रहा था। कह रहा कि हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, उस समय खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने के कारण जाने वाले काम ही दिया था। देखिए, खेती बहुत होता था, अनाज बहुत होता था, पर्याप्त मात्रा में जमीनें पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो नीच जाति के लोग हुआ करते थे उनको खेतों में काम करने नहीं दिया जाता था। हालांकि आईने अकबरी इसको साफ शब्दों में कहा है कि उनको खेतों में काम करने मतलब उनको खेत नहीं दिया जाता था खेती करने के लिए। हालांकि वही लोग जा करके उन खेतों में काम करते थे तो खेतों में अछूता नहीं आता था, लेकिन उनको जमीन खेती करने के लिए नहीं दिया जाता था। भले ही वो जमीन पड़ती ही क्यों ना रह जाए, लेकिन छोटी जाति होने के वजह से उनको खेतों में उनके लिए जमीन आवंटित नहीं किया जाता था खेतों में काम करने के लिए। ठीक है, खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझकर जाने वाले काम ही दिया जाते। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर हो जाते थे। इसीलिए लोग वहां पे गरीब होते थे, क्योंकि वो चाहते तो खेती करके बेहतर हो सकते थे, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता था। अब कह रहा है कि सिंचाई और तकनीक क्या वहां पर बेहतर था मुगल काल में?
तो नो डाउट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे तकनीक भी था, रहट जैसी विधि की प्रयोग करते थे लोग पानी निकालने के लिए, और सिंचाई का तो कोई साधन ही नहीं था, साधन ही था रहट। और बहुत मतलब जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि बारिश इतनी हो जाती थी और दोआब का क्षेत्र था कि बरसात के मौसम में पानी की वजह से तो धान की खेती हो जाती थी, और उस समय बहुत सारे तालाब, पोखरा, नदी छोटे छोटे हुआ करते थे, जिसमें पानियां पूरी भर जाता था, और उसी पानी का इस्तेमाल करके हम रबी की भी फसल कर लेते थे। इसलिए हमें बारिश मतलब रबी के फसल के लिए हैंडपंप हो या पंप सेट, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए सिंचाई में कोई असुविधा नहीं थी, अपार संभव था। हालांकि इसके बारे में बाबर भी बोलता है, कह रहा है कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान में खेती लायक बहुत जमीन थी। कहता है कि बहुत जमीन था, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। जमीन भी बहुत था, पानी भी बहुत था, तो वो कहता है कि पानी रोकने के कोई उपाय नहीं थे, क्योंकि बारिश इतने होते थे, पानी निकल जाता था। इसके बावजूद भी खेती में कोई असर नहीं पड़ता था, खेती अच्छी होती थी, उपज अच्छी होती थी, क्योंकि दुनिया का सबसे फर्टिलाइज भूमि हमारे गंगा जमुना का दोआब ही तो है। इंतजाम नहीं था हुआ, इसलिए कि फसल उगाने या बगानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती थी। शरद ऋतु की फसलें तो बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी, यानी बरसात वाले जो फसल होते थे वो तो बारिश होता ही था तो पानी से हो जाते थे, और जो बाद वाले फसल होते थे वो इतने न पानी गड्ढा गुड्ढी में कहीं ना कहीं नदी तालाब वगैरह में सुरक्षित रहता था कि उन तालाबों के पानी से बाद वाले फसल की उगाई अच्छे से हो जाती थी। इसलिए पानी पर निर्भर होना बहुत मुश्किल नहीं होता था, ना हैंडपंप, ना ही हमें ट्यूबवेल पर निर्भर होना पड़ता था, पैदा हो जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि बसंत ऋतु की भी फसलें तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी, फिर भी छोटे पेड़ तथा बाल्टियों या राहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। लाहौर और दीपालपुर दोनों आज के पाकिस्तान में है, और ऐसी मतलब इन जगहों पर यह काम होता था। क्योंकि देखिए ये एरिया जो था ना, वो उस प्रकार का एरिया था जहां पे बारिश कम होती थी। लाहौर में, पाकिस्तान में बारिश कम होती थी, क्योंकि वहां मानसून पहुंच नहीं पाता है, उस शुष्क प्रदेश है ना, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाता है। तो वहां पे नदियों के पानी को निकाल करके खेतों तक लेके जाते थे या रहट विधि का प्रयोग करते थे। और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई कर लेते थे। रहट एक विधि होती थी जो मशीन के बैलों के द्वारा चलाया जाता था, और तालाब कुआं से पानी निकाल करके ऊपर बाहर आ जाता था। अब आता है कि फसलों की भरमार, इन सब के बावजूद भी फसल का पूरा भरमार होता था, पूरी अच्छी से खेती होती थी। साल में कम से कम 2 फसल तो निश्चित ही था, कहीं कहीं तो 3 भी हो जाता था। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 फसलें उगाई जाती थी। पैदावार में विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए आईने अकबरी हमें बताता है कि दोनों मौसम मिला करके मुगल काल में आगरा में, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछाता है किस जगह पे कितने प्रकार की खेतियां होती थी, किस्म के फसल होते थे। आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। इसके अलावा दिल्ली जैसे प्रांत में 43 किस्म यानी 43 किस्म की फसलें पैदावार में उगाई जाती थी। बंगाल में तो सिर्फ और सिर्फ चावल की ही 50 किस्म होती थी। बताइए कितना फसल होता था, कितना अनाज कृषि होता था, पूरी भरमार रहती थी। तभी तो मुगल काल इतना बेहतर उन्नति कर रहा था। लेकिन एक दुख की बात कि इन सब का वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ठीक है, पैदा होती थी स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स एक कामिल। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार सीबीएसई ने पूछ रखा है, जिन्स एक कामिल के अंतर्गत कौन सी फसल आती थी? ये सर्वोत्तम फसलें होती थी। जिन्स से कामिल किसको कहते थे? सर्वोत्तम फसल को जिन्स से कामिल मिली है। मध्य भारत और दक्षिण भारत पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। तो जिन्स से कामिल के अंतर्गत कपास और गन्ने की खेती होती थी, जो महत्वपूर्ण माना जाता था। गन्ने और कपास की खेती को महत्वपूर्ण माना जाता था। जब बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास की खेती होती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन की नगदी फसलों में आती थी। कपास और गन्ना जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स एक कामिल होती थी। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ चुका है, आने की संभावना हो सकती है। अगर ना आए तो ये याद रखिए कि बंगाल अपनी किसके लिए मशहूर था? चीनी के लिए मशहूर था।
ठीक है। बंगाल किसके लिए मशहूर था? चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन की खेती होती थी, दलहन की खेती होती थी, ये सब वहां पर खेती होता था। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा भी देते थे। जो नकदी फसल होते थे ना, उनको खेती करने के लिए मुगल बढ़ावा देते थे, क्योंकि उनसे उनको नगद पैसा मिलता था, बाहर सप्लाई होती थी, बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्यों को ज्यादा कर मिलता था। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भी भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची, जिनमें मक्का सबसे महत्वपूर्ण था। मक्का हमारे देश का फसल नहीं था। मक्का भारत में या तो अफ्रीका या पाकिस्तान के रास्ते, मतलब अफ्रीका से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते आया, और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। तो याद रखिएगा, मक्का हमारे देश का फसल नहीं है। टमाटर हो, आलू हो, मिर्चा हो जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। नई दुनिया मतलब अफ्रीका और अमेरिका से लाई गई। अनानास, पपीता जैसे फल भी वहीं सबसे आए थे। सब बाहर से फसल आने वाले हमारे देश के हैं। तंबाकू का प्रसार भी हुआ। तंबाकू से तो जहांगीर परेशान भी हो गया था, उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन तंबाकू दक्षिण भारत में आया था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अकबर के समय में इसकी जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए आईने अकबरी अपने किताब में तंबाकू का प्रयोग नहीं करता। अबुल फजल जो आईने अकबरी लिखता है, वो अपने आईने अकबरी में तंबाकू का प्रयोग नहीं करता। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं है, लेकिन कभी पूछ सकता है कि आईने अकबरी इनमें से किस फसल का अपने किताब अपने में उल्लेख नहीं करता, यानी आईने अकबरी उल्लेख नहीं करता। यानी अबुल फजल ने जो किताब लिखा है आईने अकबरी, उस आईने अकबरी में किसकी चर्चा नहीं किया है? तंबाकू का चर्चा नहीं किया है। बाकी कई फसलों का किया है। गन्ना का कर रहा है, तिलहन का कर रहा है, सरसों का कर रहा है, गन्ना का कर रहा है, टमाटर का कर रहा है, मक्का का कर रहा है, सभी प्रकार के फसल कर रहे हैं, लेकिन इस फसल का प्रयोग का जानकारी नहीं दे रहा। तो याद रखिए किसका नहीं किया है। दक्कन पहुंचा, वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया था। आईने उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करता है। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। कब देखा? 1604 में, जब साउथ में गया था, गुजरात साइड में, तब उसने देखा था कि इसी समय तंबाकू, धूम्रपान, हुक्का या चिलगम में करने की लत लोगों को पकड़ लिया था। जहांगीर तो इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने तो इस पर पाबंदी भी लगा दिया। पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से या फसलों में से एक हो चुकी थी, क्योंकि ये नगदी थी। लोग नगद के लिए उगाते थे, नशे वाले पदार्थ था, इसलिए लोग इसको बहुत अच्छी तरह से उगाते भी थे, बेचते भी थे। सरकार भी परेशान थी, लेकिन फिर भी चाह करके भी पूरी तरह से नहीं रोक पाती थी, क्योंकि टैक्स का एक बहुत बड़ा जरिया था। क्या? तंबाकू। जैसे आज ले लीजिए, आज भी लगता है कि शराब हमारे लिए नुकसान है, लेकिन फिर भी सरकारें पाबंदी तो लगाती है, लेकिन फिर भी बिक रही है, क्योंकि टैक्स का एक जरिया है। इसीलिए आज भी ये क्या है, तंबाकू कितना प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी वो रोक नहीं पाया और बिकता रहा। इस प्रकार से आपने देखा कि आईने अकबरी जो इस काल की जानकारी देता है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, उसने समाज के बारे में तो नहीं, अभी यहाँ पे किसानों के बारे में, किसानों के साथ साथ फसलों के बारे में, सिंचाई के बारे में, तकनीक के बारे में, रहट के बारे में क्या क्या जानकारी देता है, फसलों के बारे में क्या जानकारी दिया, और यही जानकारी उस समय के इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत बनता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में। जितना शेयर करिएगा उतना फायदा होगा आपको। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो मिलने वाला होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।